हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। क्या हो अगर आपको ये पहले ही पता चल जाए कि कल स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, इसके बाद आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही हैकर के बारे में है जिसने अमेरिका से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे बैठे वहाँ के वॉल स्ट्रीट को हिला कर रख दिया। ये वो हैकिंग थी जिसे वो कई सालों तक अंजाम देता रहा और जिसमें उसने कई मिलियन डॉलर्स भी कमाए, मगर इस बात की भनक ना तो वॉल स्ट्रीट को हुई और ना ही उन कंपनीज को जिन्हें उसने हैक किया था। यह हैकिंग का वो अनोखा केस है जो था तो एक परफेक्ट क्राइम, मगर हर क्रिमिनल का एक बाप होता है और इस हैकर के साथ भी वो हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी लंदन के एक फ्लैट से शुरू होती है जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर स्क्रीन्स लगे हुए थे और एक हैकर न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट के खुलने का इंतजार कर रहा था। 5 मिनट पहले उसने एक अमेरिकन कंपनी के सीईओ की मेल आईडी से कुछ इन्फॉर्मेशन हैक की थी और इसी इन्फॉर्मेशन की मदद से वो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने वाला था। वो इस मार्केट में शेयर्स की ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाला था और एक क्लिक में कुछ हजार डॉलर्स कई लाख डॉलर्स में बदलने वाले थे, वो भी सुबह होने से पहले। इसी दौरान उसके घर के नीचे एक वैन आकर रुकती है और पिछले 18 महीनों से चल रहे इस चोर पुलिस के गेम का पर्दाफाश होने वाला था। यह हैकर देखता है कि उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अलर्ट का मैसेज बार बार आ रहा है और तभी उसे सीढ़ियों पर कुछ लोगों के चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल खुलने ही वाला है और वो कीबोर्ड पर अपनी चलती उंगलियों को रोक देता है। तो आखिर कौन था यह हैकर? कैसे उसने कमरे से बैठे बैठे न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए बनाए और क्या वो कभी किसी के हाथ लगा? ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये कहानी लंदन में रहने वाले रॉबर्ट वेस्टब्रुक की है, जिसकी उम्र 39 साल थी और उसके पास एक लैपटॉप और एक जीनियस प्लान था। ना तो उसके बहुत एलीट लोगों से कनेक्शन थे और ना ही वो किसी के लिए जासूसी करता था, मगर वो ये बात जानता था कि वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े रहस्य किसी वॉल्ट में नहीं बल्कि कुछ खास लोगों के ईमेल बॉक्सेस में छुपे हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हर 3 महीने में अपनी बिजनेस रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिजल्ट पोस्ट करती हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन आम लोगों तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। इन मेल्स में वही बिजनेस और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं जो किसी भी शेयर के प्राइस को बढ़ा या गिरा सकती हैं। और तब रॉबर्ट को ये समझ आया कि अगर उसके हाथ ये इन्फॉर्मेशन लग गई तो इसका फ़ायदा उठाकर वो स्टॉक मार्केट से कई मिलियन डॉलर्स कमा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे एक शख्स के हाथ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी कैसे और कैसे वो इन ईमेल्स तक पहुंचा। क्योंकि रॉबर्ट एक हैकिंग ग्रुप का हिस्सा था जहां रोज़ रात उन सबके बीच चैटिंग होती थी और इसी चैटिंग के दौरान उसे हैकिंग टेक्निक फिशिंग के बारे में पता चला। ये कोई हॉलीवुड मूवी की हैकिंग नहीं होने वाली थी, बल्कि इसमें रॉबर्ट एक ऐसा जाल बिछाने वाला था जिसमें बड़े बड़े सीईओज खुद आकर फंस गए। सबसे पहले रॉबर्ट ने कुछ ऐसे ईमेल्स बनाए जो देखने में बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन पेज जैसे थे। इन मेल्स का सब्जेक्ट था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पासवर्ड रीसेट नोटिस, जिसका मतलब था कि ये ईमेल्स बड़े बड़े सीईओज और मिड कैप कंपनीज को जाएंगे ताकि वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपना पासवर्ड रीसेट करें। अब रॉबर्ट मेल्स ड्राफ्ट करके सेंड का बटन दबा देता है, जिसके बाद ईमेल्स एक एक करके कई लोगों को सेंड हो गए। मगर सवाल ये था कि क्या सीईओज और कंपनीज रॉबर्ट के इस जाल में फंसेंगे? मेल्स भेजने के कुछ ही मिनट बाद रॉबर्ट के लैपटॉप पर एक घंटी बजी, क्योंकि एक सीईओ ने इस पासवर्ड रीसेट मेल पर क्लिक कर दिया था और एक झटके में उसके पूरे मेल बॉक्स का एक्सेस रॉबर्ट के हाथों में आ गया। ये देख रॉबर्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसके बदन से पसीने छूट रहे थे और तभी वो मेल बॉक्स का पहला ईमेल खोलता है। ये वो लम्हा था जो या तो उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था या हमेशा के लिए उसे जेल पहुंचाने वाला था। और धीरे धीरे उसके स्क्रीन पर एक के बाद एक घंटी बजने लगी, क्योंकि अलग अलग सीईओज इस ट्रैप मेल पर क्लिक कर रहे थे। इन मेल बॉक्सेस में बिजनेस और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स थी और साथ ही साथ इन्हें प्रेस में रिलीज़ करने की डेट्स भी थी, जो किसी जैकपॉट से कम नहीं था। ये वो बिजनेस रिपोर्ट्स थी जिनके बारे में प्रेस से लेकर आम लोग कोई नहीं जानता था और ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए इतनी खुफिया रखी जाती ताकि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग न कर सके। जिस कंपनी की बिजनेस रिपोर्ट रॉबर्ट के सामने खुली, उसके रिजल्ट मार्केट के इन्वेस्टर्स की उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और ये खबर कल जब मार्केट तक पहुंचेगी, इसके शेयर प्राइस आसमान छू रहे होंगे। ये देख रॉबर्ट की आंखों में एक चमक आ गई और वो इस अमेरिकन कंपनी में बिना कदम रखे एक इनसाइडर ट्रेडर बन चुका था। अब रॉबर्ट के सामने जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि वो इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाए और वो भी बिना पुलिस के हाथ लगे।
वो फ़ौरन अपने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना शुरू करता है और उसने अपने ईमेल पर एक ऑटो फॉरवर्डिंग ऑप्शन लगा दिया ताकि जब भी उसके इनबॉक्स में कोई मेल आए वो मेल सीधे उसके सीक्रेट मेल आईडी पर कॉपी हो जाए। इस तरह से जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती वो सीधे उसके सीक्रेट मेल पर पहुंच जाती और ये एक सीक्रेट बैकडोर की तरह था जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलता। लॉगआउट करने से पहले रॉबर्ट सभी ईमेल्स को अनरीड शो करता और अपनी अनयूजुअल एक्टिविटी और हिस्ट्री को डिलीट कर देता ताकि किसी को कोई शक ना हो। उसका एक ही मकसद था कि वो किसी की भी नज़र में ना आए और अब वो इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की मदद से ट्रेडिंग की शुरुआत करता है। जिस कंपनी की बिजनेस अर्निंग उसके हाथ लगी थी उसके शेयर प्राइस उस वक्त $20 चल रहे थे और रॉबर्ट जानता था कि अर्निंग पब्लिक होते ही प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा। रॉबर्ट फैसला करता है कि वो इस कंपनी के शेयर्स खरीदने के बजाय सस्ते ऑप्शंस खरीदेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सके और शेयर का प्राइस बढ़ते ही उसके ऑप्शंस भी आसमान छूने लगेंगे। वो अब हज़ारों की क्वांटिटी में ऑप्शंस खरीदना शुरू करता है जिनकी एक्सपायरी कंपनी रिजल्ट के बाद होने वाली थी और ये एक बहुत रिस्की दांव था। उसे बार बार यही डर सता रहा था कि अगर किसी की नज़र उसकी ट्रेडिंग पर पड़ गई तो उसे शक हो जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल उसके पास वो इन्फॉर्मेशन थी जो किसी के पास नहीं थी और जैसे ही कंपनी ने अपनी बिजनेस अर्निंग रिलीज़ की शेयर्स के प्राइस बहुत ऊपर चले गए जिसकी वजह से ऑप्शंस आसमान छूने लगे। जैसा रॉबर्ट ने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ और उसी सुबह वो कुछ $1000 को कई लाख डॉलर्स में बदल चुका था। महज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन की मदद से वो लाखों डॉलर्स कमा गया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था और उसने सारे ऑप्शंस बेचकर पैसे कैश करा लिए। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था क्योंकि उसके हाथों में एक पावर आ गई थी और उसने वो किया जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। इस कंपनी के बोर्ड रूम में सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे कि उनका अर्निंग क्वार्टर्स बहुत अच्छा गया, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा एक शख्स उनकी कंपनी इन्फॉर्मेशन से लाखों डॉलर कमा गया। वॉल स्ट्रीट को तो इस बात की भनक तक नहीं लगी कि इनसाइडर ट्रेडिंग से ऑप्शंस मैनिपुलेट किए गए हैं और उसके पीछे लंदन में बैठा एक शख्स का हाथ है। अब रॉबर्ट के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अगर एक इनसाइडर ट्रेडिंग से वो लाखों डॉलर कमा सकता है तो 10-12 ट्रेडिंग सेशन में वो कितने पैसे छाप सकता है। अपनी पहली जीत से उसमें कॉन्फिडेंस आ गया और अगला साल आते आते उसने 5 और कंपनीज को अपना शिकार बनाया। इन कंपनीज में फूड कंटेनर मैन्युफैक्चरर, कंस्ट्रक्शन कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, गैस स्टेशन और टेलीकॉम कंपनी शामिल थी और ये वो कंपनीज थी जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इन सभी कंपनी के शेयर प्राइजेस अर्निंग न्यूज़ से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते और हर बार रॉबर्ट इनके सीईओ को पासवर्ड रीसेट का मेल भेजकर उनके मेल का एक्सेस अपने अकाउंट में ले लेता और इससे मिलने वाली अर्निंग इन्फॉर्मेशन से ट्रेड करके पैसे बनाता। वो हर बार सेम प्रोसेस दोहराकर पैसे बना रहा था, मगर तभी एक आईटी एडमिन की नज़र इस ऑटो फॉरवर्ड वाले फीचर पर पड़ जाती है। रॉबर्ट ने लगभग 14 क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ किया, यानी वो खुद शेयर के बारे में पहले से जानकर उनसे पैसे बना रहा था। किसी का ध्यान उस पर ना जाए इसीलिए वो अपना काम और ज़्यादा छुपकर करने लगा और इसीलिए उसने अपने इंटरनेट पर कई वीपीएन लेयर्स लगा दिए ताकि उसके आईपी एड्रेस अलग अलग लोकेशंस पर बाउंस होता रहे। उसने कई सारे फर्जी ईमेल्स भी बना रखे थे जिनसे अलग अलग डीमैट अकाउंट बने थे और इन्हीं अकाउंट से वो ट्रेडिंग करता था। अब तक वो लगभग $3.75 मिलियन बना चुका था जिन्हें वो मनी लॉन्डर करने का फैसला करता है। कुछ पैसे उसने क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किए ताकि सारे सबूत मिट जाएं और कोई उस तक ना पहुंच सके। रॉबर्ट एक ऐसी गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा था जिसमें कोई नहीं जानता था कि उसका किसी हैकिंग या ट्रेडिंग से कोई लेना देना है और इसी वजह से उसे लगने लगा कि अब उसे कोई छू नहीं सकता। जब तक वॉल स्ट्रीट में बैठे लोगों को ये समझ आता कि कुछ शेयर्स में रिजल्ट से पहले अनयूजुअल ट्रेडिंग हुई है, तब तक रॉबर्ट अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ चुका होता। हर ट्रेड के बाद उसका बैंक अकाउंट और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते जा रहे थे और ये वाकई बहुत बड़ी बात थी कि वो अकेले पूरे वॉल स्ट्रीट मार्केट को चकमा दे रहा था, वो भी अमेरिकन सीईओज़ की नाक के नीचे। उसके लिए एक परफेक्ट क्राइम था क्योंकि किसी के सपने में भी ये बात नहीं थी कि लंदन में बैठा एक शख्स ऐसा कोई फ्रॉड कर रहा है। उसे पकड़ने के लिए एफबीआई और एसईसी को एक जाल को तोड़ना पड़ता, मगर रॉबर्ट बहुत ज़्यादा चौकन्ना था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि हर क्राइम की एक उम्र होती है और अब उसका टाइम भी पूरा होने वाला है। इतने सारे वीपीएन लेयर्स और क्रिप्टो वॉलेट्स के बीच अब एक दरार पड़नी शुरू हो गई थी और रॉबर्ट इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसकी हर अनयूजुअल ट्रेड ने अब फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के बीच बैठे एक शख्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया।
इस शख्स को बार बार एक पैटर्न दिखना शुरू हुआ जिसमें हर बार सेम तरीके का इस्तेमाल किया गया था। उधर रॉबर्ट अपनी एक और जीत की खुशी मनाते हुए शैंपेन पी रहा था, मगर शायद ये उसका आखिरी गिलास होने वाला था, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि रेगुलेटर्स की नज़र उसकी ट्रेड्स पर पड़ चुकी है। सन 2020 में भी रॉबर्ट जैसे एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन की मदद से ट्रेड प्लेस करता है, न्यूयॉर्क में एक कंप्यूटर स्क्रीन की घंटी बजती है और साथ ही साथ एक घंटी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC में भी बजती है। ये एल्गोरिदम अलार्म्स थे जो कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी के हिसाब से सेट किए गए थे और रॉबर्ट की ट्रेड प्लेस करते ही ये बजने लगे। इन अलार्म्स के मुताबिक कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑप्शंस खरीद रहा था, वो भी हर बार अर्निंग रिजल्ट आने से पहले, और हर बार ये शख्स बहुत सारे पैसे बना लेता। सिक्योरिटी एक्सचेंज की नज़र में एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, क्योंकि अच्छी किस्मत से इंसान 3-4 ट्रेड्स में ही सही साबित हो सकता है, मगर यहाँ एक शख्स लगातार कई सालों से सभी ट्रेड्स में पैसे बना रहा था। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज के सामने कई सारे सवाल खड़े हो गए कि क्या इसके पीछे किसी इनसाइडर ट्रेडिंग गैंग का हाथ हो सकता है, या इससे भी ज़्यादा खतरनाक शायद कोई हैकर। अब मार्केट रेगुलेटर खामोशी से इस फ्रॉड से जुड़े एक एक सुराग को जोड़ना शुरू करते हैं, जिसमें उन्हें यह पता चला कि हर ट्रेड अलग अलग कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ पर ली गई, मगर इनकी टाइमिंग्स एक थी और हर बार इनमें बड़ा पैसा कमाया गया। उन्हें अब तक ये समझ आने लगा कि ये किसी अकेले शख्स का ही काम है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग में ज़्यादातर कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ ही शामिल होते हैं जो अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स को टिप देते हैं, मगर यहाँ ऐसा कोई भी सस्पेक्ट सामने नहीं आया। ना तो इन ट्रेड से किसी कॉरपोरेट एम्प्लॉय का कोई कनेक्शन सामने आया और ना ही उन्हें इस बारे में किसी ने कोई खबर मिली। मार्केट रेगुलेटर्स का सामना इस बार एक ऐसे क्रिमिनल से था जिसका ना कोई नाम था और ना ही कोई चेहरा, और वो ये भी नहीं जानते थे कि इन ट्रेड्स के पीछे एक हैकर है जिसके जाल में बड़े बड़े CEOs फंस चुके हैं। बहरहाल सिक्योरिटी एक्सचेंज अपनी साइबर यूनिट को एक्टिवेट करती है, क्योंकि एक साइबर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उन्हें इस रास्ते को अपनाने की ज़रूरत थी। इस साइबर यूनिट में डेटा एनालिस्ट और फॉरेंसिक टेक एक्सपर्ट की एक टीम बनाई गई और बहुत जल्दी उन्हें ये समझ आ गया कि फिशिंग के जरिए एक IT कंपनी के मेल्स का एक्सेस लिया गया है और उस पर ऑटो फॉरवर्डिंग लगा दी गई है। इस ऑटो फॉरवर्डिंग की वजह से कंपनी की ईमेल्स एक सीक्रेट मेल ID पर जा रही थी, और जब उन अलग अलग मेल IDs की छानबीन की गई जिनसे ट्रेड्स की गई थी, वो सभी फर्जी निकली। अब धीरे धीरे रेगुलेटर्स के सामने एक पिक्चर बननी शुरू हुई और ये पिक्चर अमेरिका के बाहर की तरफ इशारा कर रही थी। अब आता है बिटकॉइन, जिसके ज़रिए रॉबर्ट ने अपना ज़्यादातर पैसे मनी लॉन्डर किए थे और अब वही उसे धोखा देने वाला था। रॉबर्ट ये नहीं जानता था कि सिक्योरिटी एक्सचेंज के पास एक क्रिप्टो ट्रेसिंग टीम है जिनके पास एडवांस टूल्स हैं और वो इन पैसों को ब्लॉकचेन के ज़रिए ट्रेस कर रहे हैं। जिन बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को वो अनट्रेसेबल समझ रहा था, वही अब उसे पकड़वाने वाले थे, और आखिरकार सिक्योरिटी एक्सचेंज के हाथ वो क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस लग गया जिसमें ट्रेडिंग से कमाए हुए पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। ज़्यादातर क्रिप्टो वॉलेट्स में बहुत चालाकी से पैसे डिपॉजिट किए गए थे, मगर तभी एक क्लू रेगुलेटर्स के हाथ लग गया। वो देखते हैं कि इन वॉलेट से एक विड्रॉवल किया गया जिसमें ID प्रूफ की ज़रूरत थी, और चूंकि अमाउंट छोटा था जिसमें रॉबर्ट को लगा कि किसी का ध्यान इस पर नहीं जाएगा, और यहीं पर उससे सबसे बड़ी गलती हो गई। छोटा ट्रांजैक्शन होने की वजह से उसने अपनी ID दे दी और इस एक्सचेंज अकाउंट ने रेगुलेटर्स को असली क्रिमिनल रॉबर्ट वेस्टब्रुक तक पहुंचा दिया। रेगुलेटर्स के सामने अब एक असली नाम था जिससे उसका चेहरा भी सामने आ गया, और अब बहुत जल्द रॉबर्ट के दरवाजे पर एक दस्तक होने वाली थी। अब सवाल ये था कि क्या रॉबर्ट इन रेगुलेटर्स के हाथ लग पाएगा या आसानी से उनके सामने सरेंडर कर देगा। सन 2024 की एक रात लंदन की सुनसान सड़कों पर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। वो FBI की टिप पर एक फ्लैट पर रेड मारने वाले थे, और इस फ्लैट में बैठा रॉबर्ट जैसे ही कुछ लोगों के चलने की आवाज़ सुनता है, वो घबरा गया। रॉबर्ट के रूम के सभी कंप्यूटर्स अभी भी ऑन थे, जिन पर स्टॉक के चार्ट्स और अलग अलग मेल IDs ओपन थे, जो खुद अपने आप में बहुत बड़ा सबूत थे। जूतों की आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन कंप्यूटर बंद करने के लिए उनकी तरफ बढ़ा, मगर तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि वो हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से भाग जाए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एकदम से रूम का दरवाज़ा टूटा और ऑफिसर्स हाथ में गन लिए रूम के अंदर घुस गए। अंदर आते ही वो चिल्लाते हैं कि रॉबर्ट वेस्टब्रुक तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, और उसी लम्हे रॉबर्ट की बनाई हुई VPN लेयर्स, उसकी नकली ईमेल IDs और क्रिप्टो वॉलेट्स सबका पर्दाफाश हो गया। हाथों में हथकड़ी पहने वो यही सोच रहा था कि उसका परफेक्ट प्लान इतना भी परफेक्ट नहीं था जितना उसने सोचा था।
पुलिस जब उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी तब आस पड़ोस के लोग पर्दे के पीछे से उसे देख रहे थे और वो इस बात से हैरान थे कि उनके पड़ोस में एक इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉड चल रहा था। रॉबर्ट को एक ही बात परेशान कर रही थी कि पुलिस ने उसे ढूंढा कैसे, क्योंकि उसने तो एक परफेक्ट क्राइम किया था, मगर ऑफिसर्स ने उसे बताया कि उसकी इलीगल एक्टिविटीज़ ने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ दिए थे और उसी से वो उस तक पहुंचे। हालांकि इस फ्रॉड में फर्जी ईमेल्स, लेयर्ड वीपीएन्स और बिटकॉइन का इस्तेमाल किया गया, मगर आईडी प्रूफ की एक गलती से पुलिस लंदन तक पहुंच गई। सिक्योरिटी एक्सचेंज और जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस फ्रॉड को हैक टू ट्रेड का नाम दिया और प्रेस में बताया कि उन्होंने इस केस पर जीत हासिल कर ली है। ये खबर हर जगह बहुत तेज़ी से फैल गई कि यूके के उस हैकर को अरेस्ट किया गया है जिसने अमेरिकन कंपनीज की इंफॉर्मेशन से इनसाइडर ट्रेडिंग की और $3.75 मिलियन बनाए। हालांकि इसमें किसी कस्टमर का डेटा नहीं चुराया गया, मगर 5 कंपनीज को रॉबर्ट ने अपना शिकार बनाया। बहरहाल रॉबर्ट को न्यू जर्सी के कोर्ट में पेश किया गया, जहां उस पर सिक्योरिटी फ्रॉड, वायर फ्रॉड और कई कंप्यूटर फ्रॉड के चार्जेस लगे। हर चार्ज के लिए उसे सालों जेल में काटने थे और उधर सिक्योरिटी एक्सचेंज ने भी उस पर केस फाइल कर दिया ताकि वो फ्रॉड से कमाया हुआ एक एक डॉलर उससे वापस ले सके। महज एक रात में ही रॉबर्ट एक मास्टरमाइंड प्लानर से एक कैदी बन चुका था जो अपने इंसाफ के लिए लड़ रहा था। अब वो सेल में बैठकर अमेरिका एक्स्ट्राडाइट होने का इंतज़ार करने लगा और उससे बार बार यही पछतावा हो रहा था कि पैसे कमाने के बाद उसे रुक जाना चाहिए था। हालांकि वो बच भी निकला था, मगर अपनी एक गलती से वो पकड़ा गया और कमाए हुए करोड़ों रुपए भी उसके हाथों से चले गए। जो हैकर खुद को एक परफेक्ट प्लानर समझ रहा था, उसे सिक्योरिटी एक्सचेंज के रेगुलेटर्स ने धर दबोचा और इस केस के बाद जैसे फ्रॉड्स का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। रॉबर्ट के इस फ्रॉड ने पूरे वॉल स्ट्रीट को हिला कर रख दिया, क्योंकि अगर लंदन में बैठा एक हैकर अमेरिकन कंपनी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है तो एक ग्रुप या गिरोह क्या क्या कर सकता है। रॉबर्ट ने मानो इस तरह के फ्रॉड्स के लिए रास्ता खोल दिया और उसके पकड़े जाने के कुछ वक्त बाद एक रशियन हैकर व्लाद कुलुश्चेन ने भी इस तरह के हैक एंड ट्रेड फ्रॉड को अंजाम दिया, जिसमें उसने अमेरिकन मार्केट से $900 मिलियन कमाए। ये इतना बड़ा ऑपरेशन था कि इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और इसी बीच एक यूक्रेनियन हैकिंग ग्रुप ने भी एक न्यूज़ चैनल की बिजनेस अर्निंग इन्फॉर्मेशन चुरा ली। इस इन्फॉर्मेशन से ट्रेड करके उन लोगों ने भी लगभग $100 मिलियन कमाए और हर बार उसी सेम पैटर्न का इस्तेमाल किया गया जो रॉबर्ट करता था। रॉबर्ट आज भी जेल में अपनी सज़ा काट रहा है और अब उसे कई साल इस जेल में काटने होंगे। उसकी कहानी एक जीती जागती मिसाल है, जहां उसने इस फ्रॉड को तो बखूबी अंजाम दिया, मगर इसे छुपाने में वो गलती कर बैठा। उसने सिस्टम को तो धोखा दिया, मगर सिस्टम चलाने वालों को बेवकूफ़ समझ लिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ रॉबर्ट ही गुनाहगार है, क्योंकि उसने तो सिर्फ मेल बॉक्स हैक किए थे, मगर कुछ लोग तो पूरे के पूरे देश हैक कर लेते हैं और उन्हें कुछ भी कहने वाला कोई नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।